अगली हेडिंग हम पढ़ने चल रहे हैं वो है पैंक्रियाज के बारे में। अग्न्याशय के बारे में पढ़ेंगे। अग्न्याशय भी क्या है? एक प्रकार की पाचक ग्रंथि है। अग्न्याशय क्या है? अग्न्याशय के बारे में थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ये ऊपर वाला पार्ट आपको नहीं देखना है। ये एक पूरा सिस्टम इस तरह से जुड़ा होता है। पूरा सिस्टम इस तरह से जुड़ा होता है। ये लीवर है और यहाँ पर ये आप लीफ जैसी संरचना देख रहे होंगे। लीफ जैसी संरचना आपको दिख रही होगी, पत्ती जैसी संरचना आपको दिख रही होगी। तो ये पत्ती जैसी जो संरचना है वही क्या है? वही पैंक्रियाज है, वही अग्न्याशय है। ध्यान से समझेंगे कि ग्रहणी से जुड़ी हुई कहेंगे इसको। इसका लोकेशन जब हम आपको दिखाएंगे तो आप ये कहेंगे कि सी आकार की ग्रहणी के दोनों भुजाओं के बीच में जो पत्ती जैसी संरचना निकली हुई है वही पत्ती जैसी संरचना क्या है? अग्न्याशय। वही पत्ती जैसी संरचना क्या है? अग्न्याशय है। अब अग्न्याशय जो है वो क्या है? वो लीवर के बाद दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। अग्न्याशय जो है वो क्या है? ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। क्या है? दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? तो अग्न्याशय है, पैंक्रियाज है, सबसे बड़ी लीवर है। ठीक है। उसके बाद पैंक्रियाज कैसे रंग का होता है? पैंक्रियाज अग्न्याशय किस रंग का होता है? तो अग्न्याशय गुलाबी रंग का होता है। किस रंग का होता है? गुलाबी रंग का होता है। अग्न्याशय किस रंग का होता है? गुलाबी रंग का होता है। लीवर किस रंग का होता है? तो आप बताओगे। ठीक है। अगला पॉइंट ये है, अग्न्याशय को बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां कहा जाता है। मतलब आपसे पूछा ये जाएगा कि वो कौन सी ग्रंथि है जो बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार की है? तो अग्न्याशय। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि यह बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अब यहाँ पर हम आपको ग्रंथि के बारे में एक बार फिर से बता देते हैं। क्या ग्रंथि वो होता है जो जूस या हार्मोन प्रोड्यूस करे, जूस हार्मोन या एंजाइम्स को प्रोड्यूस करे, वही ग्रंथि कहलाती है। ग्रंथि किसको कहेंगे? जो जूस हार्मोन या फिर एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं वही क्या होती हैं? वही ग्रंथियां होती हैं। ग्रंथियां किसको कहेंगे? जो जूस हार्मोन और एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है। तो ये एक बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्लैंड है। कैसे है अभी हम देखेंगे। थोड़ा ध्यान से समझेंगे और धैर्य बना करके पढ़ेंगे। तो ये बहिस्रावी मतलब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों प्रकार की ग्लैंड कौन सी है? तो अग्न्याशय। ठीक है। अग्न्याशय का जो भार होता है वो 60 से लेकर के 90 ग्राम होता है। एक ह्यूमन बॉडी में अग्न्याशय का जो भार होता है वो 60 से लेकर के 90 ग्राम तक होता है। ध्यान देना, ये ग्राम में होता है और ये किलोग्राम में होती है। ये ग्राम में है और वो किलोग्राम में होती है। ठीक है। अग्न्याशय का जो भार है वो कितना? 60 से लेकर 90 ग्राम तक होती है। उसके बाद अगला पॉइंट ये है, अग्न्याशय की जो स्थिति है वो आप तो देख ही रहे हैं कि अग्न्याशय जो है वो डाउडेनम के दोनों सिराओं के मध्य में पत्ती के जैसी की आकार की संरचना रहती है, या यह पत्ती जैसी संरचना बनाती है। पत्ती जैसी संरचना बनाती है ना। पत्ती जैसी संरचना बनाती है कौन सी? तो ये अग्न्याशय है। ठीक है। उसके बाद अग्न्याशय के बारे में हमने कहा कि यह बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां हैं। अब बहिस्रावी और अंतःस्रावी में हमें थोड़ा सा अंतर ध्यान देना होगा। बहिस्रावी क्या है? इसको एक्सोक्राइन कहा जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड और फिर एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड है ना। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन का मतलब ये होता है
कि वे ग्रंथियां जो अपना जूस या अपना जो भी पिगमेंट वो निकाल रही हैं, जिसका सिक्रेशन कर रही हैं, जैसे हार्मोन हो गया या फिर कोई जूस ही हो गया या एंजाइम हो गया, उसका सिक्रेशन डायरेक्ट कहेंगे किसी ऑर्गन के बाहर करती हों, उनको क्या कहा जाता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे पैंक्रियाज में कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो जूस मतलब अग्न्याशयिक रस का जो सेवन करती हैं, अग्न्याशयिक रस जो उत्पन्न करती हैं, वो डायरेक्ट ले आकर के पैंक्रियाटिक डक्ट में उत्पन्न करती हैं। ध्यान देना, पैंक्रियाटिक डक्ट से ग्रहणी में उत्पन्न होता है क्या? अग्न्याशयिक जूस। अग्न्याशय जो अपना जूस उत्पन्न करता है वो कहाँ पर? वो अपनी बॉडी से, अपने पूरे बॉडी से बाहर सिक्रेशन करता है। किसका? तो अग्न्याशयिक रस का। अग्न्याशयिक रस का जो सिक्रेशन करता है वो अपनी बॉडी से बाहर करता है। तो ऐसी स्थिति में अग्न्याशयिक रस वो क्या होगा? अग्न्याशयिक रस जो होगा वो एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। क्या बताओगे? अग्न्याशय में दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, एक एक्सोक्राइन, एक एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड किसका उत्पादन करती हैं? तो अग्न्याशयिक रस का उत्पादन करती है। किसका उत्पादन करती हैं? अग्न्याशयिक रस का उत्पादन करती है। किसका उत्पादन करती हैं? अग्न्याशयिक रस का उत्पादन करती हैं। कौन? तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड। अभी इसको हम छोटा सा एक फिगर के माध्यम से देखें। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड इसी अग्न्याशय के अंदर कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो अपना सेक्रेशन डायरेक्ट इस बॉडी से मतलब अंदर ना करके किस में करती हैं? बॉडी से बाहर ना करके वो अपने अंदर कर लेती हैं और डायरेक्ट उस सेक्रेशन को या फिर उस पदार्थ को ब्लड के पास पहुंचा देती हैं। वही क्या है? वही एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। क्या है? वही एंडोक्राइन है। जैसे इंसुलिन हार्मोन का स्राव, इंसुलिन हार्मोन का स्राव ध्यान से समझेंगे। इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकेगान हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकेगान हार्मोन का जो श्रावण है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के माध्यम से होता है और अग्न्याशयिक रस का जो श्रावण होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के माध्यम से होता है। ठीक है, बात समझे कि कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो अपना रस, अपना जूस उस बॉडी से बाहर सेक्रेट करती हैं, उसको एक्सोक्राइन कहा जाता है, और जो उसी बॉडी के अंदर सेक्रेट करती हैं उसको एंडोक्राइन कहा जाता है। बात समझ पाए? अब इसको हम छोटे से एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं, आपको ध्यान से समझेंगे। एक छोटा सा फिगर हम यहाँ पर ये ड्रॉ करते हैं। देखेंगे ये फिगर जो है, उसके बाद इसी फिगर में कुछ ऐसी, ये जो आपको दिख रही है ये ग्रंथियां हैं भैया, ये क्या है? ये ग्रंथियां हैं। ध्यान से देखेंगे तो अभी सारी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। ये एक काट है, किसका? क्या किया गया है? इस अग्न्याशय को पकड़ा गया है और इसे खटाक से काट दिया गया। किसको? अग्न्याशय को। मतलब ये अग्न्याशय की एक काट है। अग्न्याशय को आप देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। अग्न्याशय को जब आप देखेंगे तो कुछ इसी तरह से दिखाई देगा। ये जो बड़े बड़े चक्री जैसे संरचनाएं हैं इनको कहा जाता है पुटिका। क्या कहा जाता है? पुटिका कहा जाता है। किसको? इस बड़ी बड़ी जैसी चक्री जैसी संरचना को क्या कहते हैं? पुटिका कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो दोनों प्रकार की, ये डबल हमने कर दिया है, डबल घेरे में कर दिया है। तो यहाँ पर जैसे ये हो गई, फिर ये हो गई, ये जो सेल्स हैं ये एक प्रकार की सेल्स हैं। इनको कहा जाता है लैंगरहैंस की द्वीपिका। क्या कहा जाता है?
लैंगरहैंस की द्वीपिका कहा जाता है। ध्यान से देखेंगे, लैंगरहैंस की द्वीपिका कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये ब्लड वेसल्स हैं, या फिर इनको कहेंगे क्या, ये रक्त वाहिनियां होती हैं। क्या होती हैं? रक्त वाहिनियां होती हैं। ये क्या है? ये रक्त वाहिनियां। ध्यान से देखेंगे, ये रक्त वाहिनियां हैं, और डबल डबल जो हमने किया है वो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं। उसके बाद ये पुटिकाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो कोशिकाएं कैसी हुई, ये जो पुटिका है, ये पुटिकाएं एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये जो पुटिकाएं हैं ये अग्न्याशयिक रस का उत्पादन करती हैं। ये जो पुटिकाएं हैं अग्न्याशय में ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में कार्य करते हुए अग्न्याशयिक रस का सिक्रेशन करती हैं। लेकिन ये जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं ये हार्मोन्स का स्रावण करती हैं, और कैसे, तो इंसुलिन के फॉर्म में, ग्लूकेगॉन हार्मोन के फॉर्म में, है ना। क्या समझे? लैंगरहैंस की द्वीपिका के द्वारा ये जो आपको दिख रही डबल डबल काट के अनुसार, यही लैंगरहैंस की द्वीपिका है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। अंतःक्षेपी ये कोशिकाएं हैं जो कि क्या स्रावित करती हैं, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती हैं और ग्लूकेगॉन। अब रही बात कि ये लैंगरहैंस की दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो बीटा कोशिका होती है। क्या होती है? एक बीटा सेल होती है और एक अल्फा सेल होती है। ध्यान से देखेंगे, एक बीटा सेल और एक अल्फा सेल। बीटा सेल जो होती है वो इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करती है, और अल्फा सेल जो होती है वो ग्लूकेगॉन नाम का हार्मोन का स्रावण करती है। ध्यान से समझेंगे, बीटा सेल जो है वो इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती है, और अल्फा सेल ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्रावण करती है। ठीक है, समझ पाए? कौन? ये दोनों लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के ही प्रकार हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि हार्मोन, इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण कौन करता है, तो मोटे तौर पर तो आप बताओगे पैंक्रियाज करता है। उसके बाद और छोटे रूप में बताओगे तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं करती हैं, और अंदर चलोगे तो आपको मिलेगा बीटा सेल्स करती हैं। लैंगरहैंस की बीटा सेल्स इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण करती हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ पाए। लेकिन अभी थोड़ा सा और पॉइंट बाकी है। क्या? इनका कार्य क्या होता है। तो इंसुलिन नामक जो हार्मोन होता है वो यहीं पर कार्य देख लेंगे। इंसुलिन नामक हार्मोन जो होता है वो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है? ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको ग्लाइकोजन के रूप में बदलता रहता है। कौन? इंसुलिन नामक हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन नामक हार्मोन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में नियंत्रित करता है। कौन? इंसुलिन नामक हार्मोन। अच्छा, अब आपको हमें ये बताओ कि ये ब्लड में ग्लूकोज कहाँ से आता है। ब्लड में ग्लूकोज कहाँ से आता है? तो ब्लड में जो ग्लूकोज आता है भैया, तो वो हमें खाना खाने से मिलता है। कहाँ से मिलता है? भोजन करने से मिलता है ग्लूकोज। अच्छा ठीक है, भोजन करने से ग्लूकोज मिलता है, ठीक है, बात सही है। लेकिन अब यही ग्लूकोज अगर हमारे शरीर में ना रह जाए तो हमें क्या महसूस होगा? हमें भूख महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी, बेचैनी महसूस होगी। ऐसी बात है भाई। अब इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है भूख लगने की प्रोसेस। आपसे पूछ लें कि भूख कैसे लगती है, क्या कारण है कि हमें भूख लगने पर हमारे पेटों में, आंतों में दर्द होने लगता है? कुछ कारण है ना, लेकिन वो कारण अभी बाद में अगर टाइम मिलेगा तो बताएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? वो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है? वो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ध्यान से देखेंगे, ग्लूकोज की मात्रा को लेकर के जाएगा कहाँ? तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में जनरेट कर देगा। किसमें? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में जनरेट करके उसको कहाँ पर पहुंचा देगा? तो लीवर के पास पहुंचा देता, और यहाँ पर ये स्थिर हो जाता। क्या? ग्लूकोज को इसने, इस इंसुलिन नामक हार्मोन ने क्या कर दिया? ग्लूकोज को किस में चेंज कर दिया? ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन एक स्टोर फूड है, और स्टोर फूड कहाँ पर एकत्रित हो जाता है? तो वो सेल्स के पास या लीवर के पास जाकर के एकत्रित होती है। सेल्स में आपने पढ़ा था एक रिक्तिका होती है,
रिक्तिका के पास जाकर के एकत्रित हो जाता है क्या, ग्लाइकोजन स्टोर फूड, ठीक है। या फिर ER होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जहां पर क्या स्टोर होता है, ग्लाइकोजन या स्टोर फूड एकत्रित होता है। समझ पाए बात, ठीक है। अब रही बात ये, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि यदि यही बीटा सेल्स लैंगरहैंस की बीटा सेल्स इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करना बंद कर दें, इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करना बंद कर दें, तो इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करना बंद कर दें तो ब्लड में क्या होगा, या फिर रक्त में क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक बढ़ती चली जाएगी। और ग्लूकोज की मात्रा जब ब्लड में बहुत अधिक बढ़ती चली जाएगी तो वो एक बीमारी का कारण बन जाता है, जिसको डायबिटीज कहते हैं या मधुमेह रोग कहते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे क्या कि ब्लड में जब इंसुलिन नामक हार्मोन ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने में कमजोरी करता है या कम नियंत्रित कर पाता है, तो वही ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाता है और जो एक कहेंगे क्या, डिजीज का फॉर्म ले लेता है, बीमारी का रूप लेता है, जिसको क्या कहते हैं, मधुमेह रोग कहा जाता है, ठीक है। अब मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होगा कि उसी बाल दिवस के दिन ही मनाया जाता है, मतलब 14 नवंबर को, है ना, ठीक है। बीटा सेल्स क्या करती हैं, हार्मोन का स्राव करती हैं, कौन से, इंसुलिन। और इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, और यदि ग्लूकोज की मात्रा नहीं नियंत्रित कर पाया तो क्या होगा, हमें डायबिटीज हो जाएगी, मधुमेह रोग हो जाएगी। उसके बाद अल्फा सेल क्या करती हैं, ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का स्राव करती है। किसका स्राव करती हैं, ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का स्राव करती हैं। अब ये ग्लूकेगॉन हार्मोन नाम का जो हार्मोन जो है वो इसी इंसुलिन के जस्ट अपोजिट काम करता है। ग्लूकेगॉन जो हार्मोन है वो इंसुलिन के जस्ट अपोजिट काम करता है, मतलब ये ग्लूकोज को किस में बदल रहा था, ग्लाइकोजन में, लेकिन ग्लूकेगॉन हार्मोन जो है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। समझेंगे बात को, इंसुलिन क्या कर रहा था, ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा थी उसको तो स्टोर फूड में बदल रही थी, मतलब ग्लाइकोजन के रूप में, लेकिन ग्लूकेगॉन उसी का जस्ट अपोजिट स्टोर फूड को कहेंगे एब्जॉर्बर फूड के रूप में कन्वर्ट करता है, मतलब ग्लाइकोजन को या क्या करता है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम किसका है, ये ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का काम है। इतना समझ पाए, तो इस तरह से जो पैंक्रियाज है वो एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्लैंड है, ठीक है, समझ गए। अब हम इसको मिटाते हैं। अगला हम बात करते हैं कि यहाँ से अग्न्याशयिक रस निकलता है, अग्न्याशयिक रस में क्या क्या होता है ना, तो अग्न्याशयिक रस छोटी सी हेडिंग बनाएंगे, कभी कभी पूछ लेता है भैया, तो इसको भी लगे हाथों ही खत्म करते चलते हैं। अग्न्याशयिक रस मतलब पैंक्रियाज डक्ट के माध्यम से क्या निकलता है, तो पैंक्रियाज जूस निकलता है ना, तो पैंक्रियाज जूस। अब पैंक्रियाज जूस में कुछ प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, हमने बताया था ना, एंजाइम्स होते हैं। तो आप देखेंगे क्या एंजाइम कौन कौन से उपस्थित होते हैं, तो एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन एंजाइम, फिर दूसरा काइमोट्रिप्सिन, स्टीएप्सिन, ये कुछ हार्मोन्स एंजाइम्स होते हैं। ये क्या है, ये एंजाइम है, और एंजाइम का काम क्या है भैया, भोजन के पाचन का काम होता है, भोजन को पचाने का काम होता है एंजाइम का। और एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन क्या होता है, एमिनो एसिड होता है, ठीक है। तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और स्टीएप्सिन ये एंजाइम्स निकलते हैं किसमें, या फिर किसमें उपस्थित होते हैं, अग्न्याशयिक रस में। ये ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। फिर उसके बाद काइमोट्रिप्सिन जो बचा है ये भी प्रोटीन का ही पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन। मतलब यदि ट्रिप्सिन नामक हार्मोन ज़्यादा प्रोटीन का पाचन नहीं कर पाता है तो जो शेष बचा प्रोटीन है वो काइमोट्रिप्सिन पाचन कर देता है, ठीक है। उसके बाद स्टीएप्सिन क्या करता है,
स्टीएप्सिन जो है वो कहेंगे वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टीएप्सिन नामक एंजाइम। तो ये थी कहानी हमारी पैंक्रियाज की। ठीक है, समझ पाए? तो यही इतना कहानी, इससे ज़्यादा और कुछ पूछने वाला नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट काम तो हमने आपको बता ही दिया, इंसुलिन और ग्लूकागॉन थी, है ना, लैंगरहैंस की ट्रिपिकाइन। तो इतनी सी कुछ बात है, अब इससे ज़्यादा अग्न्याशय में नहीं पूछा जाएगा। तो इतना नोट कर लेंगे तो समझ लेंगे कि हमारा अग्न्याशय जो पॉइंट है वो क्लियर है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.